नमस्कार, आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यह है आपकी बायो की सीरीज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 3। तो हमने शुरू किया था इकाई 1 जिसमें हमने अध्याय 1 कर चुके हैं, अध्याय 2 कर चुके हैं और ये अध्याय 3 है। तो अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उनको भी पहले देख सकते हैं, उसके बाद ही इसको देखें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम अध्याय 3 को। तो इसका टॉपिक है आपका अध्याय 3 का जगत मोनेरा। तो हमने देखा था कि पांच जगत वर्गीकरण के बारे में, जिसमें 5 जगत वर्गीकरण में एक है, पहला है आपका मोनेरा। तो मोनेरा का मतलब है यहाँ पास बैक्टीरिया। तो आज के चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट्स को सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो इसीलिए इसे प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पास क्या है कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है उसको हम अभी डिटेल में समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स ही क्यों कहते हैं। तो आपको ये समझना है यहाँ पास कि जो सेल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपके यूकैरियोट्स, जैसे आप यहाँ 2 भाग बना दीजिए। तो एक है आपका प्रोकैरियोट्स और एक है आपका यूकैरियोट्स। तो जितने भी वर्तमान के मतलब जितने भी नए कोशिकाएँ हैं उनको यूकैरियोट्स में रखा जाता है और ये मोनेरा को, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स में रखा जाता है। तो मोनेरा के अंतर्गत जीवन के सबसे आद्य रूप मतलब प्रिमिटिव रूप में आते हैं। इनको प्रोजीनोट की भी संज्ञा दी जाती है, मतलब शुरुआती जीवन की संज्ञा है इसमें, इसलिए इसको प्रोजीनोट भी कहते हैं। तो क्या हमने मोनेरा बोला, प्रोकैरियोटा बोला, प्रोजीनोट भी बोला इसी को। ठीक, ये अत्यंत छोटे एवं अत्यधिक सरल संरचना वाले जीव होते हैं। ये सभी प्रकार के वातावरण में तथा उन सभी स्थानों पर जीवित रह सकते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका कार्बन से बना हुआ कुछ भी, हम खुद कार्बन से बने हुए हैं, पेड़ कार्बन से बने हुए, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, मोनेरा जो है वो हमारे ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपका बेसिक से इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं। इनमें से कुछ अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और जहाँ कोई दूसरा जीव भी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पास कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह जीवित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवाणु कहलाने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति इन्हीं प्रोजीनोट से ही हुई है। तो आपका जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसके यहाँ पर एक पूंछ भी है, इस पर कुछ रेशेदार निकला हुआ है और यहाँ पास इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, किसको क्या कहते हैं। तो अब आते हैं कि इसके वर्गीकरण में आते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो जो आपका जगत मोनेरा है उसको 2 महासमूहों में विभाजित किया गया है। तो जो आपका पहला महासमूह है उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक, उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, जिसको पुरातन जीवाणु भी कहा जाता है। ठीक, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या फिर वास्तविक जीवाणु। तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया। इसको बोलते हैं आर्की और इसको बोलते हैं हम यू बैक्टीरिया। ठीक, इसको बोलते हैं वास्तविक जीवाणु। तो महासमूह इसको फिर जो महासमूह मतलब यू बैक्टीरिया को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले हमने क्या किया कि 2 में बांटा, फिर यू बैक्टीरिया को फिर से 2 में बांटा गया, 2 छोटे छोटे समूहों में। तो एक है आपका जीवाणु जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया और दूसरा है आपका साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। ठीक, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नील हरित जो शैवाल है वो एक तरीके का यही है, मोनेरा ही है, वो एक तरीके का जीवाणु हुई है। ठीक, तो यहाँ पर जीवाणु संबंधित कुछ अन्य मोनेरन्स जो हैं वो जैसे है माइकोप्लाज्मा रिकीसिया, आपका एक्टिनोमाइसिटिस। तो ये सभी क्या हैं, इसी के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 महासमूह में बांटा। एक था आपका आर्की बैक्टीरिया जिसको एंशिएंट बैक्टीरिया मतलब पुरातन जीवाणु कहते हैं और दूसरा आपका यू बैक्टीरिया जिसको वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। फिर वास्तविक जीवाणु को हमने फिर 2 भागों में बांटा। एक था आपका जीवाणु और दूसरा था आपका साइनोबैक्टीरिया जिसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक, अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं।
तो आर्की बैक्टीरिया अथवा पुरातन जीवाणुओं का प्राचीनतम आद्य प्रोकैरियोट्स समूह है। ठीक, सबसे प्राचीनतम और आद्य प्रोकैरियोट समूह है। तो इस समूह के सदस्य पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम जीव थे। ठीक, तो जो वायरस होता है उसको कहते हैं कि ना वो जीवित है ना ही वो मरा हुआ है। तो एक तरीके के दोनों के बीच का क्या है, वो पुल है। लेकिन ये जो है प्रथम जो थे ये जीवित थे। तो बैक्टीरिया, इसीलिए हम इसको क्या बोले, पुरातन बोला इसको हमने। तो इसको पुरातन जीवाणु या फिर जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। ये संरचना में वास्तविक जीवाणु के समान ही होते हैं। इनमें भी मोनेरा जगत के अन्य सदस्य की तरह जटिल कोशिकांगों सहित संगठित केंद्रक का अभाव होता है, किंतु वास्तविक जीवाणु यूकेरियोटों की तुलना में इनमें अनेक महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। ठीक, तो इसमें आपको ये समझना है डिटेल में कि जो हमने वहाँ पास वर्गीकरण किया मोनेरा का, जो आर्की बैक्टीरिया, जो पुरातन जीवाणु, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो काफ़ी कुछ बैक्टीरिया जैसा ही होता है, लेकिन वो सबसे प्रथम वही आया था। उससे ही आगे जाके क्या बना, आपका बैक्टीरिया बना, और इसको पुरातन जीवाणु या जीवित जीवाणु भी कहते हैं। ठीक, ये आपको कुछ इस प्रकार से जीवाणु दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका जीवाणु के ऊपर। ठीक, तो जीवाणु को कहते हैं आपका बैक्टीरिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। आप कहीं भी देखिए, आपके हाथ से लेके आपके बालों से लेके हर जगह आपके बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। एक कोशिकी, इनमें क्या होती है, एक कोशिका होते हैं। दृढ़ भित्ति वाले, मतलब इनके बाहर इनकी रक्षा करने के लिए एक कवच होता है जिसको भित्ति बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, जब भी आप उत्तर में लिखेंगे ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितने ज़्यादा आप इन ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर और अच्छा लगेगा। ये संरचना में अत्यंत सरल होते हैं। इनके द्वारा पादपों और जंतुओं में भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, तो ये जीवाणु होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, इनसे भयंकर रोग भी उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में कौन से रोग होते हैं, वो आगे जाके देखेंगे कौन कौन से रोग होते हैं, लेकिन इससे पादपों और जंतुओं में भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। जीवन की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीवाणु उसकी क्रियाओं का अध्ययन करे उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। तो यह सर्वव्यापी, एक कोशिकीय, दृढ़ भित्ति वाले प्रोकैरियोट सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणुओं की खोज का श्रेय एक डच हॉलैंड निवासी वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना है। जीवाणु खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। तो उन्होंने स्वयं बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा अपने दांतों की मैल से अनेक छोटे छोटे जीव देखे, जिनको उन्होंने एनिमल क्यूल इसका नाम दिया। ठीक, तो उन्होंने अपने दांतों के मैल को निकाल के देखा और उसी को एनिमल क्यूल का नाम दिया। वास्तव में ये जीवाणु कौन थे, बैक्टीरिया थे। ठीक, इनके 3 प्रमुख आकृतियां का नाम दिया उन्होंने, गोलाकार, छड़ाकार और सर्पिलाकार। तो अलग अलग 3 इसमें 3 अलग अलग इसमें क्या दिए, नाम दिए उन्होंने। ठीक, तो इसीलिए जो ल्यूवेनहॉक है उनको क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, आपका एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को। ठीक, ये है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जिन्होंने जीवाणुओं के बारे में बताया था। ठीक, जीवाणुओं की उत्पत्ति तथा प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी केवल लुईस पाश्चर द्वारा प्रदान की गई। तो अगर आपको पता नहीं हो तो लुईस पाश्चर ने ही रेबीज का इंजेक्शन ढूंढा था। तो ये वही लुईस पाश्चर है। तो लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, आपका लुईस पाश्चर साहब को कहा जाता है। ठीक, रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु को कृत्रिम माध्यम से संवर्धन किया था। ठीक, तो कृत्रिम माध्यम से संवर्धन मतलब उसको बनाना, इसको किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। उन्होंने जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ नियम बनाए थे जिन्हें कोच अभिगृहित कहा जाता है। ठीक, तो उनकी उत्पत्ति संबंधी कुछ नियम बनाए जिसे कोच अभिगृहित कहा गया। इसके लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
किन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? रॉबर्ट कोच को। ठीक, रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा गया? रॉबर्ट कोच को। फिर से एक बार पीछे देखते हैं, जो आपके एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे, हाँ, उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा गया लुईस पाश्चर को, और आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा गया रॉबर्ट कोच को। ठीक, सूक्ष्म जीवों के संबंध में अधिकांश खोजें 1885 से 1914 के बीच हुई, अतः इस काल को सूक्ष्म जीव का विज्ञान का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्णिम युग सूक्ष्म जीव विज्ञान का कहाँ से कहाँ तक था, तो आप 1885 से 1914 याद रखेंगे। ये थे आपके रॉबर्ट कोच। तो हमने यहाँ पास 3 महत्वपूर्ण साइंटिस्ट की बात की। एक थे आपके एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, फिर हमने बात की लुईस पाश्चर के बारे में, फिर हमने बात की रॉबर्ट कोच के बारे में। अब आते हैं जीवाणु के समान लक्षण, मतलब जीवाणु के सामान्य लक्षण होते हैं वो कौन कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला है आपका, जीवाणु सरल संरचना वाले एक कोशिकी आद्य जीव हैं, जो जल, पृथ्वी, वायु जीवों सभी स्थानों में पाए जाते हैं। मतलब कोई जानवर उसके ऊपर भी जीवाणु आपके मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक, ये स्वपोषी, मृतपोषी, परजीवी व सहजीवी प्रकार के होते हैं। ठीक, तो स्वपोषी मतलब क्या है? जो खुद से पालन पोषण करें और खुद पे पोषित रहें। मृतपोषी मतलब जो मरे हुए हैं उन पे पोषण रहे। परजीवी किसी और पे रहे या किसी के साथ रहें। तो ये हर प्रकार के आपको मिल जाएंगे। जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव हैं, अर्थात इनमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केंद्रक झिल्ली, अतः ये सब नहीं पाए जाते हैं। गोल्गी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक आदि कोशिका अंगों का अभाव होता है। तो अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताना चाहूँ तो सिर्फ आपको ये जानना है कि जो भी प्रोकैरियोटिक होंगे उनमें आपका सुविकसित केंद्रक नहीं मिलेगा, केंद्रिका नहीं मिलेगी, केंद्रक झिल्ली नहीं मिलेगी, एवं कोशिकांगों का अभाव होगा। सिर्फ इतना याद रखना है। और जो आपका यूकैरियोटिक होगा उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक, तो जो अगर ये सब नहीं है तो प्रोकैरियोट, ये सब है तो यूकैरियोट। इसमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है तथा अनुवांशिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए होता है। तो अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक इंसान की बात करते हैं, एक मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य के शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। ये मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये क्या हो गया? आपका केंद्रक हो गया। अब केंद्रक में क्या होता है? आपका ऐसे रेशे होते हैं। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं हम डीएनए। इनमें होता है आपकी गुणधर्म, मतलब आप लंबे होंगे, छोटे होंगे, बाल आपके कैसे होंगे, आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, सब ये डीएनए और डीएनए में क्या है? कोडेड है। इस पे क्या होता है? आपके 2 ऐसे इसमें रेखाएं रहती हैं और इसमें क्या होता है? ऐसे जोड़ रहता है और इस सर्पिल आकार में घुमावदार में पैक रहता है। ठीक है, सर्पिल आकार में घुमावदार में ऐसे ये पैक रहेगा छोटे से, और इसको कवर करने के लिए इस पे एक कवच होता है जो हिस्टोन प्रोटीन का होता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन का एक कवच इसको ढके रहता है जो इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को रोकता है। अगर ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, आपका डीएनए बदल जाएगा और आपके जो शरीर रहेगा कुछ और करने लग जाएगा। ठीक, तो इसी गुण को बचाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पास क्या होता है? आवश्यक होता है, जो आपके डीएनए की रक्षा भी करता है और आपके गुणसूत्र को बदलने से भी रोकता है। तो इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो इसके क्या होंगे? गुणसूत्र, डीएनए वगैरह बदलते रहेंगे। आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है। इनकी दृढ़ कोशिका भित्ति युक्त म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। तो ये क्या होता है कि इसके बाहर का जो कवर रहता है वो कोशिका भित्ति होती है जो म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है और इसमें सेलुलोज का अभाव होता है। ठीक, जीवाणु चल और तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल जीवाणुओं में चल जीवाणुओं में कशाभिकाएँ भी होती हैं।
ठीक, तो चल जीवाणु होते हैं, उसमें कसाबिकाएँ भी होती हैं। अगला आपको कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है जो बिखरी हुई पलिकाओं में स्थित होता है। ठीक, सब में नहीं, कुछ में पाया जाता है। जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता है, परंतु कुछ जीवाणुओं में अनुवांशिक पुनर्योजन होता है। ठीक, अगला है आपका जनन मुख्यतः विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। अब इसमें अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। विखंडन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक जीवाणु है, तो ये जीवाणु क्या होगा, ये इसका केंद्रक है, तो ये केंद्रक क्या होगा, आगे बढ़ के ये दो हिस्सों में बंटने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ ऐसा ऐसा बटेगा और यहाँ पर जो केंद्रक रहेगा वो भी दो हिस्सों में बंटने लग जाएगा, और ये आगे जाके इसमें क्या हो जाएगा, आपके दो अलग अलग जीवाणु बन गए। ठीक, तो इसमें सबका दोनों का क्या है, अलग अलग केंद्रक है। तो यहाँ पर जो उसका वो है आकार है लगभग बराबर है, तो ये पेरेंट सेल कहेंगे और ये आपका डॉटर सेल हो गया, जिसको बोलेंगे विखंडन। ठीक, अब बताता हूँ इसमें बडिंग क्या होता है, इसको मिटा लूँ। अब ये मुकुलन जानते हैं कि ये बडिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका एक छोटा सा जीवाणु है, किसी भी आकार का हो सकता है, इसमें आकार कुछ फिक्स नहीं होता। ये मान लीजिए जीवाणु है, तो इस जीवाणु में यहाँ पास छोटा सा निकलना चालू होगा बड। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, एक साथ में इसके एक कुछ बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा, और ये बड़ा होके एक अलग से क्या बना लेगा, अलग से एक जीवाणु बना लेगा, और फाइनली क्या हो जाएंगे, ये दो में बढ़ जाएंगे। तो यही होता है आपका मुकुलन। तो विखंडन में वो बीज से अलग हो रहा है, यहाँ पास क्या है, उसको एक नया बना रहा है अपने से ही। तो ये दोनों अलग है। इसमें अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं जैसे चल बीजाणु, कोनिडिया अथवा अंतः बीजाणु द्वारा होता है। तो इसका जनन के बारे में था। अब आते हैं जीवाणुओं एवं पादपों में क्या समानताएं होती हैं। तो दोनों समूहों में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब सेल वॉल है, आपको याद रखना, सेल वॉल दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका स्वपोषी जीवाणु पादपों के समान अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो वो जो पादप होते हैं वो भी अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, और जीवाणु स्वपोषी जीवाणु भी यही काम करते हैं। दोनों समूह अकार्बनिक नाइट्रोजन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो अकार्बनिक नाइट्रोजन को अमीनो अम्लों में बदल दिया। और कुछ जीवाणु पादपों के समान तंतुवत वृद्धि दर्शाते हैं। जैसे हमने पीछे देखा बडिंग के बारे में, मुकुलन के बारे में, तो वही यहाँ पर बता रहा है कि तंतुवत वृद्धि भी दर्शाते हैं। तो ये आपका प्लांट सेल है, पादप है, और ये आपका बैक्टीरिया सेल है। तो ये एनिमल सेल में देखिए, यहाँ पास आपको बाहर एक भित्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पास आपको भित्ति दिख रही है, और यहाँ पास भी आपको भित्ति दिख रही है। तो इसी भित्ति की हम बात कर रहे थे। ठीक, अंदर ये कोशिकांग आपके भरे हुए हैं दो सब में। अब आते हैं जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में समानताएं। तो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में क्या समानता है, इसको ब्लू देने लगी, इसी का नाम है। तो दोनों ही समूह सदस्य सत्य केंद्रक का अभाव होता है, मतलब बीच में जो होता है केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक होता है लेकिन उसके बाहर जो होता है लेयर नहीं होती, और उसमें जो भी डीएनए होता है वो बिखरा हुआ होता है। दोनों ही प्रोकैरियोट संरचना प्रदर्शित करते हैं। दोनों समूहों के सदस्य की कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। ठीक, तो ये किससे बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। दोनों ही समूह सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय आदि कोशिकांगों का अभाव होता है। ये सब क्या है, कोशिकांग है, तो इनका दोनों में ही अभाव होता है। दोनों ही समूहों में के सदस्यों में अनुवांशिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन सहित रहित डीएनए होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है। अभी मैंने समझाया कि हिस्टोन प्रोटीन आपका क्या होता है। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों ही समूहों के सदस्यों की कोशिकाओं के बाहर प्रायः जिलेटिन आवरण पाया जाता है। ठीक, तो इसमें होता है जिलेटिन आवरण पाया जाता है। दोनों ही समूहों के सदस्यों में लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक, तो ये लैंगिक जनन इसमें नहीं होता है। तो क्या होगा, या तो फिजन होगा, विखंडन हो गया, तो मुकुलन होगा, बडिंग होगा। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगर आपको अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका जीवाणुओं का वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जीवाणु का वर्गीकरण करके उसको और आसानी समझने का प्रयास करेंगे।
तो अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जीवाणुओं को वर्गीकरण उनकी आकृति, गतिशीलता, आकार, पोषण एवं अभिरंजन क्रियाओं को ध्यान में रखकर किया गया, परंतु कोई भी वर्गीकरण पद्धति सर्वमान्य नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, कोई भी पद्धति सर्वमान्य नहीं है। कोहन 1853 में जीवाणु एवं नील हरित शैवाल दोनों को ही साइजोफाइटा में रखा। ठीक, तो एक ग्रुप था साइजोफाइटा, उसमें कोहन ने रखा। हैकल 1866 द्वारा जीवाणुओं को प्रोटिस्टा में अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक के साथ रखा। तो हमने वर्गीकरण में पिछले लेक्चर में देखा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो उसमें क्या किया, उन्होंने प्रोटिस्टा जगत के साथ में रख दिया। इसके बाद आए आपके आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया और नील हरित शैवाल और जीवाणुओं को जगत मोनेरा में रख दिया। तब से ये क्या है आपको, मोनेरा जगत में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपका अलग अलग प्रकार से क्या किया है, इसको बांटा गया है, इनको वर्गीकरण किया गया है। तो आपका ये एक है स्पिरिला, बैसिला और कोकी। यहाँ पास आपका ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और यहाँ ऑक्सीजन डिमांड में एरोबिक और एनारोबिक। तो इसको अगले लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे ये क्या है। ठीक, अब आते हैं आपका जीवाणुओं के आकार में। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो 3 लेक्चर जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो जीवाणुओं के आकार की बात करते हैं तो आकार में विविधता पाई जाती है। जीवाणु का औसत आकार जो है 1 से 5 माइक्रोन होता है। ठीक, जीवाणुओं की गोलाकार अथवा कोकस जातियों का व्यास 0.5 से 2.5 तक होता है। ठीक, तो यहाँ पास हमने पीछे देखा कोकी, तो यहाँ पास कैसा है आपका, जो भी गोल होते हैं तो उनको हम किस में रखते हैं, कोकस में रखते हैं। तो उनका व्यास जो होता है 0.5 से 2.5 तक होता है। जबकि छड़ाकार बैसिलस जातियों को चौड़ाई जो होती है आपकी 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर होती है और लंबाई 1 से 15 माइक्रोमीटर होती है। तो इसको हम क्या किए, आपके बैसिलस में रख दिया। एचोरिया कोलाई का व्यास 0 से 4, 0.7। इसको आपको याद नहीं रहता, बस आपको दिखाने के लिए था कि ये होता क्या है, उसके बारे में है। तो ये आपकी क्या है, आपकी अलग अलग साइज है। सिर्फ आपको याद रखना है बहुत सूक्ष्म होते हैं, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अगर देखा जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से 1 माइक्रोमीटर के आसपास क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पास जीवाणु मिलेंगे। वायरस जो होता है इससे भी छोटा होता है आपका, और जो अणु परमाणु होते हैं वो तो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक, ये देख लीजिए कि अगर साइज़ में हम रखें तो जो एडल्ट होता है, एक वयस्क होता है, जिसको हम रखते हैं 1 मीटर की रेंज में। शुतुरमुर्ग का अंडा और मुर्गी के अंडे को हम ये आपका 10 सेंटीमीटर में रखते हैं। और ये मेढक का अंडा है, ये आपका प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ये बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका एनिमल सेल मतलब जो पशु कोशिका होती है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी के बराबर होता है आपका बैक्टीरिया। तो आपका फ्लू वायरस, जो आपका कोरोना वायरस है वो आपका इस रेंज में आता है, इसीलिए क्या होता है कि उसको मास्क से रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये आकृति देख लीजिए, ये गोलाकार हैं, ये लंबे हैं, रॉड शेप, ये कर्व हैं, ये अलग ही शेप है इनका। ये आपका गोली के फॉर्म में भी है, ये लंबे हैं छड़ के रूप में, ये स्पाइरल है, ये अलग अलग आपके इसके क्या हैं, शेप है। सभी क्या है, जीवाणु हैं। ठीक, जीवाणु कोशिका की परसंरचना। अब हम बात करते हैं इसकी परसंरचना के बारे में। ठीक, तो इसमें देखिए आपको दिख रहे हैं जो बाहर आपके रेशेदार दिख रहे थे उसको बोलते हैं हम फिम्बरी। ठीक, जो रेशे बाहर निकले उसको बोलते हैं हम फिम्बरी। इसमें होते हैं आपके राइबोसोम्स, और जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और जिस द्रव्य के बाहर झिल्ली होती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और केंद्रकाभ ये होता है आपका इसके अंदर, और इसी में होता है आपका मीजोजोम। इसमें होता है प्लाज्म पोलिसोमा, और आपकी बाहर है आपकी कोशिका भित्ति। इसकी जो पूंछ होती है उसको बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक, इसके अंदर होता है अंतर्विष्ट पिंड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके राइबोसोम। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो आपकी ये कोशिका झिल्ली यहाँ पास है, कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट है, केंद्रकाभ है, और आपका फाइब्री और फ्लैजेला। तो ये आपकी इसकी संरचना है जो आप देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके अलग अलग टाइप में आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये जो संरचना है इसको हम अगले क्लास में और डिटेल में देखेंगे। इसमें हमने सिर्फ देखा कि ये किस प्रकार से है।
अगले में हम इसके नोट्स भी बनाएंगे कि किस संरचना का क्या कार्य है, उसमें क्या क्या और होता है। तो अगले अगले लेक्चर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह था आपका आचार्य का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।